अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ कर रहे हैं। इससे पहले गॉस लॉ को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं पिछले साल, उसका लिंक मैं इसी के लेक्चर के साथ शेयर कर दूंगा। तो इसकी 3 एप्लीकेशंस आपकी बुक में जो है वो शामिल हैं, केपी की बुक या पंजाब की बुक में। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो इस एप्लीकेशन में आप देखें, हम पहले डायग्राम एक बना लेते हैं इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज को। तो ये जो डायग्राम है इन्फिनिट शो करने के लिए इसमें आप इन बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर दें, इन बाउंड्रीज को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दें। तो ये इस चीज़ को शो कर रही है कि ये इन्फिनिट शीट है और इसकी कोई जो बाउंड्री है वो यहाँ पे फिक्स नहीं है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट हम ले रहे हैं। तो अब आप इसमें देखें कि एक सिलिंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट है वो इसके सेंटर से हम पास करेंगे, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इसके सेंटर से हम पास करेंगे। तो वो इस तरह आप लेते हुए यूँ सेंटर से वो इसको टीयर करता हुआ दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट चला जाए। जैसे आप एक पेज लेके उसमें से ये मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ इसी को गुजार दें, तो अब उसकी एक एंड जो है वो दूसरी तरफ गुजर गया पेज के और एक एंड आपकी तरफ रह गया पेज के। तो इसमें से इस सिलिंड्रिकल सरफेस में से हमने फ्लक्स को पहले कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखें कि हम इसके किन रीजन्स पे फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। वो रीजन है, ये पहला रीजन, इसको हम कहते हैं एंड फेस 1। इसी तरह ये दूसरा हिस्सा जिस पे मैंने मार्कर रखा हुआ है ये एंड फेस 2। ये आपको सर्कुलर सरफेस मार्कर में या कोई भी और आप ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसमें नजर आएगा एंड फेस 2। और तीसरा हिस्सा इसका है, ये आप यहाँ से मैं एरो हेड डाल के यूँ कह रहा हूँ, ये कर्व्ड बाउंड्री इसकी, दिस कॉल्ड कर्व्ड सरफेस। तो अब सबसे पहले इन हिस्सों पे आप कैलकुलेट करें फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू एंड फेस 1, फ्लक्स का फार्मूला है E डॉट ए। तो E डॉट ए को आप ओपन कर लें तो ये बन गया EA cos थीटा। तो आप देखें इसको अप्लाई कैसे करना है। जब पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पेज से इस तरफ यूं ट्रेवल करेंगे, इस तरह इस तरह इस तरह, ये एरो, तो वो इस एंड फेस के अंदर से गुजरेंगे। एंड फेस के इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर आप एक नॉर्मल एन यूनिट वेक्टर बना देंगे। ये कैसे, आप इसी डायग्राम में आप देखें तो ये आपको एंड फेस नजर आ रहा है इस पॉइंटर का। तो इस पॉइंटर के ऊपर यूं ऊपर की तरफ आप एक क्या करें, एन यूनिट वेक्टर ले लें। तो वो एन यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करेगा, ऐसे इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को यूं ऊपर की तरफ शो करेगा। दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम लेंगे, तो उधर भी पहले ही बना दें, बाद में कैलकुलेट हम इकट्ठा ही कर लेंगे। ये एन यूनिट वेक्टर इस तरह। तो ये जो चार्जेस उस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहे हैं, जा रही है इनकी, तो ये इस तरह जा रही होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एन यूनिट वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रही है, तो ये गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिसमें एन यूनिट वेक्टर है। तो इट मीन्स के यहाँ पे दोनों पैरेलल होके एन यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री cos 0 1 होता है, तो ये EA आ जाएगा cos 0 1। तो आपके पास फ्लक्स का आंसर, इसको फ्लक्स 1 कह दें, phi 1, तो इसका आंसर आ जाएगा EA। इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स थ्रू सेकेंड एंड फेस 2 phi 1 E डॉट A। तो वो भी इसी तरह, यहाँ पे भी इसके साथ ये पैरेलल पास करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ भी इसी तरह EA cos थीटा, और फिर cos थीटा आपके पास cos 0 बन जाएगा, और cos 0 1 होता है,
तो फाई 2 का आंसर भी ई ए आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हुई जा रही हैं, तो कर्व्ड सरफेस का जो एन यूनिट वेक्टर है वो हम कहीं पे भी बना सकते हैं। देखें मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ, ये एन यूनिट वेक्टर बन गया इसका। ये पर्पल के परपेंडिकुलर, पर्पल उसकी कर्व्ड बाउंड्री थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इसके अंदर से गुजरेगी तो वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इसलिए जब हम ये वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फाई 3, तो ई डॉट ए आपके पास ई ए कॉस 90 आ जाएगा, और कॉस 90 ज़ीरो होता है तो उसकी जगह 0, और फ्लक्स 3 का आंसर 0 हो जाएगा। अब इन सारे फ्लक्स को आप ऐड कर दें एज टोटल फ्लक्स इज फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इनको ऐड करके इनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो फाई 1 की वैल्यू थी, फाई 1 की वैल्यू टोटल फ्लक्स में थी ई ए, फाई 2 की भी ई ए, और फाई 3 की 0, तो टोटल फ्लक्स हो गया 2EA। सिंस फ्लक्स का गॉसेस लॉ में फार्मूला है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह के कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो 2EA इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E का आंसर आ गया Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो Q बाई A है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन कर देंगे। Q बाई A इज सरफेस चार्ज, Q बाई A इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ यूनिट वेक्टर दे दें R यूनिट वेक्टर। तो ये आपका इसमें आंसर आ गया। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब हम करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन इज नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a hollow charged sphere। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। तो इसमें देखें कि हम एक नॉन यूनिफॉर्म सी शेप ले लेते हैं, हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। तो चार्ज्ड स्फीयर का मतलब इसके ऊपर आप चार्ज कंसीडर कर लें, तो हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। इसको सरफेस S1 कह देते हैं। इसके अंदर हम एक गाजियन सरफेस और कंसीडर करते हैं, गाजियन सरफेस और कंसीडर करते हैं, उसको S2 कह देते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आएगी उसके ऊपर के नहीं आएगी। तो जब हम इसके ऊपर फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं S2 के ऊपर, तो हम लिखते हैं कि सिंस देयर इज नो चार्ज ओवर S2, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है एज फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंस यहाँ पे Q 0 है तो फ्लक्स का आंसर बन जाएगा 0, एज फ्लक्स का एक और फार्मूला है E डॉट A, या सिंपल EA अभी आप लिख लें। सो फ्लक्स का पीछे आपके पास आंसर आ गया 0, तो हम लिख सकते हैं EA इक्वल्स टू 0, फाई की जगह 0 पुट कर दें। एज एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, एरिया का as area is not equal to 0, therefore electric field is 0 inside the hollow charged sphere। अब ये हमने किस लिए कैलकुलेट किया और इसकी क्या एग्जांपल्स है? तो ये आसान सा लिखने में, लेकिन कई बार याद करने में, समझने में स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है, तो इसकी एग्जांपल्स याद रखें।
इसकी एग्जांपल है, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं भी जो गैस की इंस्टॉलेशन आप लगी हुई देखें जहाँ मेन एरिया के बाहर, तो वो पाइप ज़मीन से बाहर भी निकले हुए होते हैं जिनको मैनेज किया जा रहा होता है, तो वो उनको कवर किया जाता है बाहर जाली से, आयरन की जाली से। तो वो जो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक केजिंग। इसी तरह ऐसी केजिंग जो है वो PTCL वाले अपने जो उन्होंने फ़ोन नंबर के बॉक्सेस हैं उनके बाहर भी की हुई होती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक केजिंग। उस बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जैसे आसमानी बिजली गिरती है, तो वो केजिंग उस आसमानी बिजली को अपने ऊपर ले लेती है और अंदर इंस्टॉलेशन पे नहीं जाने देती, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो कर देती है और इससे अंदर की चीज़ें बच जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक केजिंग। तो ये बाहर से इसको केज कर दिया जाता है और अंदर की इंस्टॉलेशंस को उसमें सेव किया जाता है। तीसरी इसी तरह एप्लीकेशन है इसमें, थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, सॉरी ड्यू टू वो तो हम कर चुके हैं, ऑपोजिटली टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो वो इस तरह की बनी हुई हैं ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के आप एक प्लेट इस तरह की ले लें और इसको फेस करते हुए जो दूसरी प्लेट है वो हम नीचे की तरफ बना लेते हैं। अब एक की सरफेस के ऊपर जो है वो हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं और दूसरी की सरफेस के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। तो अब इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक गाजियन सरफेस इसके ऊपर कंसिडर करते हैं और वो गाजियन सरफेस इस तरह है कि उसका ऊपर का हिस्सा कंसिडर किया गया है अपर पॉजिटिव प्लेट के अंदर और बाकी तीन हिस्से उससे बाहर हैं। तो उनको बेशक हम नाम दे देते हैं कि सबसे नीचे वाला जो हिस्सा इसको S1 कह देते हैं, इसको S2 कह देते हैं, इसको S3 कह देते हैं और इस साइड को S4। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इन चार सरफेसेस में फ्लक्स कैलकुलेट करें। फ्लक्स थ्रू S1, S2, S3 एंड S4। तो आप देखें फ्लक्स 1 φ1 S1 से जो गुजरेगा तो S1 का नॉर्मल n यूनिट वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा, n यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के दरमियान एंगल जो बनेगा वो 0 बन जाएगा, EA cos 0, क्योंकि पैरेलल है। cos 0 1 होता है तो इसका आंसर आ गया EA, इसको 1 कह दिया। फ्लक्स 2 सरफेस एरिया 2 में से E डॉट A, तो वहाँ देखें जो नॉर्मल है वो इस तरफ बनेगा n यूनिट वेक्टर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वहाँ पे cos 90 बनेगा। cos 90 0 होता है तो इसलिए EA इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। फाई 3 सरफेस 3 में से E डॉट A, तो वहाँ E एग्जिस्ट ही नहीं करती, 0 इंटू A, वहाँ E एग्जिस्ट ही नहीं करती तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए उसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि वो सरफेस ऊपर वाली प्लेट के अंदर है, फील्ड बाहर है। और से देखें ये S3 उस प्लेट के पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के अंदर की तरफ हमने बनाई है, जबकि फील्ड बाहर से शुरू हो रही है, तो S3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वहाँ पे E की जगह 0 पुट किया और उसका आंसर 0 आ गया। चौथे हिस्से में S4 में फाई 4 सेम उसी तरह 0 हो जाएगा जैसे 2 में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भी n यूनिट वेक्टर जो है वो देखें S4 के साथ के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो EA इंटू cos 90 की जगह 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब आप देख लें कि 1 2 3 4 में से 2 3 4 आंसर 0 आ गए, तो टोटल फ्लक्स का आंसर बना फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, तो तीन तो आंसर 0 है, सिर्फ फाई 1 का आंसर EA था, तो उसकी जगह आपने
ई ए लिखा, और फ्लक्स की जगह अगले स्टेप में सिंस फ्लक्स की जगह यहाँ पे आप पुट करें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। Therefore, EA is equal to Q by epsilon naught, तो E is equal to Q by A epsilon naught, और वही Q by A सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिंस Q by A is सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। Therefore, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर बना सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में बना सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। तो होपफुली आपको ये तीनों एप्लीकेशंस जो है वो समझ आ गई होंगी, और इसके साथ जो पिछला लेक्चर हमने काफ़ी अर्सा पहले रिकॉर्ड किया था उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह इसमें, तो उसको भी देख लें। उसमें बेसिक गॉसेस लॉ की जो डेरिवेशन है वो भी शामिल है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस वो भी उसमें शामिल है। थैंक यू वेरी मच।